मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है और जल्दी से क्लास में आइए। क्लास की शुरुआत करनी है हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे छात्रों के बहुत सारे सुझाव आए हैं। तो छात्रों का ये कहना है कि सर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, मॉडर्न से अगर शुरू करें तो थोड़ा सा, क्योंकि चीजें टेक्निकल हैं मॉडर्न इंडिया में, तो उसको रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा समय मिल जाएगा। तो फिलहाल आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों की आगामी क्लास मेडिवल और मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा फोकस्ड होगी। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लगातार हमारे साथ, कि लगातार पढ़ना चाहते हैं टॉपिक्स को, दोनों चीजें हमें बताइए। वो मेरा इरादा ये है कि अभी जैसे आपकी मिड अक्टूबर में पीजीटी की परीक्षा है और मिड दिसंबर में टीजीटी की परीक्षा है, और इसी बीच में नवंबर दिसंबर मोस्टली हमें लगता है एलटी और पीजीटी जो लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा घोषणा हुई है, वो भी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैंने ये सोचा था कि एंशियंट से शुरू करेंगे और फिर मॉडर्न तक चले जाएंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया जैसे थोड़ा सा छूट रहा था, मिसिंग लग रहा था आपको। तो मुझे लगता है कि मेडिवल और मॉडर्न पे फोकस करेंगे। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। और फिलहाल आज हमने कोशिश की है मॉडर्न इंडिया के कुछ ऐसे कॉमन प्रश्नों को हैंडल करने की जहां पे आप अक्सर करके गलती भी कर जाते हैं। फिलहाल पहला प्रश्न आपके सामने है, गैगिंग एक्ट या फिर गलघोंटू अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब प्रश्न चूंकि अब प्रॉपरली फोकस्ड होंगे मेडिवल और मॉडर्न पे ज्यादा से ज्यादा, एंशिएंट का रिविजनरी सेक्शन भी चलता रहेगा, बीच बीच में हम लेते रहेंगे। तो अब इस प्रश्न को पढ़ के मुझे लगता है तुरंत जवाब आ जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 या फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 या फिर द लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 या फिर इंडियन प्रेस एक्ट 1910। तो मुझे लगता है देशी समाचार भाषा अधिनियम जो है, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम है, जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसे ही गला घोंटू अधिनियम या गल घोंटू अधिनियम या फिर गैगिंग एक्ट कहा गया था। किसने कहा था? जवाब आपको देना है। अमृत बाजार पत्रिका के लिए ये समाचार पत्र जो बैन करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। बेसिकली जो भारतीय समाचार पत्र होते थे उसमें ब्रिटिश नीतियों की बहुत आलोचना होती थी। तो बेसिकली अमृत बाजार पत्रिका को शिशिर कुमार घोष का नाम आपको पता है और आपको मोतीलाल घोष का नाम भी पता है, जुड़े हुए हैं। और फिर इस अधिनियम को लाया गया, लेकिन कार्यवाही हुई किस पर? सोम प्रकाश पर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो समाचार पत्र था वो सोम प्रकाश को जब्त किया गया। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में था, वो इंग्लिश में चेंज हो गया। तो फिलहाल आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और अब मेरे साथ लगातार जुट के रहिए और जो भी आपको बताना है, जो भी आपको कहना है, जो भी आपकी परेशानी है, मुझे शेयर करेंगे तो चीजें हो जाएंगी बढ़िया से। तो लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट किसने लागू किया? रिपन, लिटन, ध्यान से देखिएगा, रिपन, लिटन, मेटकॉफ या फिर वेलेजली। वो प्रश्न देखिए, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट, सभी को जवाब देना है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, और अगर जल्दबाजी में अगर आपने यहां पर रिपन को लगाया है तो गलत हो जाएगा। और ये है चार्ल्स मेटकॉफ। ध्यान रखिएगा, लिबरेशन, स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अधिनियम किसने पारित किया? चार्ल्स मेटकॉफ ने पारित किया। और आपको पता है कि चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये बड़ा कॉमन प्रश्न है, कई बार आया है, ध्यान रखिएगा। और बढ़िया आगे देख लीजिए, फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र किसने और कहां निकाला? थोड़ा सा देखिएगा, कुछ शुरुआती प्रश्न समाचार पत्रों पर फोकस्ड हैं। और मैंने हर चीज, जितने भी टेक्निकल टॉपिक हैं, पढ़ाने का निर्णय लिया है। अब मामला यह था कि एंशिएंट से मॉडर्न तक जा रहे थे, लेकिन अब आपका कहना यह है कि मेडिवल मॉडर्न पहले करा लिया जाए, तो मेडिवल मॉडर्न हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करिए, एंशिएंट भी हो जाएगा। आपको जुड़े रहना है। फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र। और अगर आप रिप्लाई करते रहेंगे, मुझे लगता है रिप्लाई करेंगे तो आपकी क्रियाशीलता, आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी। लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, मैडम बिकाईजी कामा, स्टुटगार्ट जर्मनी, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन या फिर तारकनाथ दास बैंकोर कनाडा।
फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र किसने निकाला? और मुझे लगता है अगर कहीं जल्दबाजी में आपने वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का नाम दिया है तो गलत हो जाएगा, और ये है तारक नाथ दास, वैंकूवर कनाडा में। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न बड़े अच्छे हो सकते हैं, और आपको आज एक बेहतरीन खुशखबरी भी मैं देने वाला हूं जल्दी ही। लेकिन फिलहाल पहले आप इन प्रश्नों को हैंडल करिए। ये प्रश्न भी बढ़िया है। ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, अब ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? अब आपको समझ में आया होगा। तो तलवार है, स्वतंत्र हिंदुस्तान है, गदर है, या फिर संध्या है। अब संध्या हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर संध्या का ऑप्शन आपके पास है। संध्या पत्रिका का संपादन कौन करते थे? ब्रह्म बंध्योपाध्याय करते थे, ये बात ठीक है। स्वतंत्र हिंदुस्तान अब यहाँ पर हो नहीं सकता। तो अब आपको बताना है, फटाफट बताना है, और यहाँ पर अब आप सही जवाब लगा पाएंगे। गदर लाला हरदयाल का है, और फिर यहाँ पर देखिएगा तलवार समाचार पत्र है ना। ये बातें बहुत बेसिकली परीक्षाओं के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा और गलतियां ना हो। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और अभी किसी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में किसी स्टेट लेवल में आया है, लोगों ने गलत किया था, प्रश्न को एज इट इज मैंने रख दिया है। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने निकाला? वी राघवाचारी, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, या फिर द चिदम्बरम पिल्लई। अब मुझे लगता है इसमें छात्रों ने जो गलती करी है वो वी राघवाचारी को चुना है, और आपकी उम्मीद के मुताबिक कहीं अलग, और ये जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात हो गई, तो एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 9 सितंबर 1938 को लखनऊ से प्रारंभ किया था। दी नेशनल हेराल्ड को, ध्यान दीजिएगा, इस समाचार पत्र को 9 सितंबर 1938 लखनऊ से किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तारीख भी मैंने आपको दी है। बाद में यह समाचार पत्र दिल्ली से प्रकाशित होने लगा। यह अंग्रेजी दैनिक था, यह बात इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा अंतिम प्रकाशन तिथि 1 अप्रैल 2008। फिर यहां से ये बंद हो गया। फिर नेहरू का एक और उर्दू का समाचार पत्र भी है, ये प्रश्न भी आया है अभी। नेहरू का जो उर्दू वाला समाचार पत्र है कौमी आवाज, देखिएगा भाई, नेहरू का है, रफी अहमद किदवई के सहयोग से ये निकल रहा था 1945 में लखनऊ से। ध्यान दीजिएगा, गलतियां ना हो, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाता हूं और अगले प्रश्न पर नजर डालिएगा। ये बढ़िया प्रश्न है। किस क्रांतिकारी का मानना है कि सहृदयता क्रांतिकारी का विशेष गुण है? किस क्रांतिकारी का, कि मतलब क्रांतिकारियों में भी मानवता और दयालुता का समावेश गुणों का होना चाहिए। आप जवाब देते चलिएगा। मास्टर दास सूर्यसेन, भगवती चरण वोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर चंद्रशेखर आजाद। और बिल्कुल ठीक लगा रहे होंगे आप, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी डिस्कस भी किया है, और ये मास्टर दास सूर्यसेन है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण वोहरा की एक बुक है, नाम आप बता सकते हैं, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। याद आया आपको? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसके अनुरोध पर लिखी थी सर? चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर लिखी थी। बम का दर्शन किसने पूरा किया था? भगत सिंह ने पूरा किया था। और बिस्मिल की वो पंक्तियां आपको पता ही हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कविता, दूसरी कविता ये है कि हे ईश भारत वर्ष में हर बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मुझे उम्मीद है चीजें आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, चंद्रशेखर आजाद। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, चटगांव आर्मरी रेड अथवा चटगांव शस्त्रागार की लूट में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यह संस्था आपको पता ही है, और कितने लोगों ने भाग लिया था? 45, 65, 25, 47। जल्दी से जवाब दीजिएगा और फटाफट चीजों को रिकॉल करिए, और अब जल्दी से बताइए। और कल हम लोग पढ़ सकते हैं अरबों का आगमन। अरबों के आगमन और राजपूत काल से बहुत विशेष प्रश्न शामिल हो सकते हैं, या फिर जो दूसरा सेगमेंट है भारत में यूरोपियों का आगमन। यहां से चीजों को मैं मैप में समझा सकता हूं आपको क्या पढ़ना है और
कौन सा आपका कमजोर पक्ष है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के बता सकते हैं। इससे हमारी टीम को काम करने में मदद मिलती है ना। हम लोग एफर्ट कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम लाभ आपको मिले, अधिकतम लाभ मिले, इसलिए ये काम किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात है। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय से हमें जरूर अवगत करा सकते हैं। तो द ट्रिब्यून समाचार पत्र है, देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1942 की रानी लक्ष्मीबाई, क्रांति की रानी लक्ष्मीबाई किसे घोषित किया गया था? कनकलता बरुआ को, या फिर एमएस सुब्बालक्ष्मी को, अरुणा आसफ अली को, या फिर उषा मेहता को? देख के बताइए फटाफट, 4 ऑप्शन आपके पास हैं और यहाँ पर सही जवाब है अरुणा आसफ अली। सब लोग क्लास में हैं तो जवाब दे सकते हैं और उषा मेहता को मत चुनिएगा। और उषा मेहता क्यों फेमस है ये आपको पता है, मुझे रिप्लाई कर दीजिए एक बार, उषा मेहता क्या कर रही थी। और ये देखिएगा यहाँ पर कुछ रिमार्क्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हटता हूँ स्क्रीन से, सामने से, और ये देखिएगा ट्रिब्यून ने अरुणा आसफ अली को 1942 की क्रांति की लक्ष्मीबाई घोषित किया। स्वतंत्रता के पश्चात दिल्ली की पहली महिला मेयर भी वही बनी, अरुणा आसफ अली। उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अरुणा आसफ अली ने 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराया। ये प्रश्न भी आया है, ये प्रश्न भी आया है कि 17-18 वर्ष की बालिका कनकलता बरुआ को असम की रानी लक्ष्मीबाई कहा गया, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा को लेकर पुलिस की गोली लगने से शहीद हो गई थी, लेकिन उन्होंने तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया था। और फिर तामलुक में देखिएगा मातंगिनी हजारा हैं, उन्होंने भी तिरंगा गिरने नहीं दिया था और मतलब गोली लग गई थी उनको। और फिर देखिएगा तामलुक में ताम्रलिप्ति जाति सरकार की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय सरकार भी कहा गया इसको। 17 दिसंबर 1942 को स्थापित हुई थी। इसके सर्वाधिकारी सतीश सामंत थे। थोड़ा सा देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने गिरफ्तार भारतीय अभियुक्तों का मुकदमा लड़कर 25 भारतीयों को फांसी की सजा से बचाया था? इन भारतीयों पर आगजनी और बलात्कार के झूठे आरोप लगाए गए थे। और 4 ऑप्शन है, भूलाबाई देसाई है और मोहम्मद अली जिन्ना है, कैलाश नाथ काटजू है और अनुसुईया बाई काले हैं। ध्यान दीजिएगा और मुझे फटाफट बताइएगा। और इसमें मुझे लगता है भूलाबाई देसाई को मत चुनिएगा, क्योंकि भूलाबाई देसाई का संबंध कहां से है आपको पता है, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति से है। और यहाँ पर ये है अनुसुईया बाई काले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है चीजों को अब थोड़ा सा धैर्य से हम लोगों को रिकॉल कर लेना चाहिए, सारी चीजें आपको अच्छे से याद आ जाए तो बेहतर है। और ये देखिएगा अनुसुईया बाई काले ने ये मुकदमा लड़ा था। 1937 में मध्य प्रांत में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी ये बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। 1942 की अगस्त क्रांति जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, उसकी तुलना किसने ध्यान दीजिएगा, बास्तील के दुर्ग के पतन एवं रूस की अक्टूबर की क्रांति से करते हुए लिखा था कि इसमें हिंसा और अहिंसा का विचित्र मिश्रण था। 4 ऑप्शन है आपके पास और आरसी मजूमदार हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, डॉक्टर ताराचंद हैं। और यहाँ पे सुभाष कश्यप सर को मत चुनिएगा और यहाँ पर डॉक्टर ताराचंद को भी मत चुनिएगा। और ये जवाब है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। बास्तील के दुर्ग के पतन से किसने वो 1942 की क्रांति की तुलना की है? ये बात बहुत बढ़िया है। बास्तील का दुर्ग का पतन आपको पता है, फ्रांस की क्रांति, ये सारी चीजें पढ़ी है। फिलहाल वर्ड हिस्ट्री आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक में टीजीटी और पीजीटी में नहीं आता है, ठीक है ना। नए छात्र जो जुड़ रहे हैं उनसे हमको एक थोड़ा सा संवाद करना है, थोड़ी सी एक सूचना देनी है। हम लोगों का ये क्लास का एक प्रैक्टिस सेट है, 3000 प्रश्नों का अमृत संजीवनी है, 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज अमृत संजीवनी है। टॉपिक वाइज प्रागैतिहासिक काल से और ये जाता है राजपूत काल तक लगभग। और इसमें 3000 प्रश्न है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। और इसी तरह मेडवल का अमृत गंगा के नाम से है, अमृत गंगा के नाम से 2500 प्रश्न है। अरबों के आगमन से परवर्ती मुगल तक जाता है, ये आप देख लीजिएगा। और आपकी सहूलियत के लिए मॉडर्न इंडिया का ये अमृत मंजरी के नाम से आया है। इसमें 2000 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, 2000 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है।
यूरोपियों के आगमन से भारत की आजादी के बाद तक जाता है। और कुल मिला के ये तीनों पुस्तिकाएं मिला के 7,500 एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों का संकलन है। इसमें आप चाहें तो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन पुस्तिकाओं को, प्रैक्टिस सेट को मंगा भी सकते हैं। वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। पहले से बहुत कुछ है आपके पास, तो बहुत कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को तैयार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक नई सूचना आपको देनी है मुझे अभी। उसके पहले आप इस रिमार्क को थोड़ा सा देख लीजिएगा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, वो बास्तिल के दुर्ग के पतन से उन्होंने, जबकि डॉक्टर सुभाष कश्यप ने क्या कहा है। ये सारे बहुत अच्छे प्रश्न हैं और भगवान करे इस बार के आप लोग जो गंभीर सभी छात्र सिलेक्शन हो। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में 1857 की असफल क्रांति के पश्चात भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति के लिए किया गया सबसे बड़ा प्रयास था। ये कथन डॉक्टर सुभाष कश्यप का है। अब ये पता नहीं है शायद आपको, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने भी भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पर एक बेहतरीन पुस्तक लिखी है। तो फिलहाल जयप्रकाश नारायण ने क्या लिखा कि यह आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से किसी भी तरह से कम नहीं था। ये जयप्रकाश नारायण का कथन है, ध्यान दीजिएगा, रूस और फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। जबकि बास्तील के दुर्ग के पतन से जो जो तुलना की है वो की है किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। और अब बहुप्रतीक्षित सूचना है आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति आप अच्छे से देख पा रहे हैं। एलटी, पीजीटी, टीजीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं और हर पेपर में 125 प्रश्न हैं। कुल 2500 प्रश्नों का संकलन होगा। मतलब 20 प्रैक्टिस सेट होंगे तो हर प्रैक्टिस सेट में, ध्यान दीजिएगा, हर प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न होंगे। तो 20 प्रैक्टिस सेट में ये आपको कुल 2500 प्रश्न मिलेंगे कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। और आपका ये बहुप्रतीक्षित जो एनसीईआरटी बेस्ड जो आने वाला था अमृतवाणी के नाम से, 1 हफ्ते के अंदर आपके हाथ में पहुंच सकता है। ये अमृतवाणी के नाम से हमारी एक नई श्रृंखला आई है, जल्दी ही आपके हाथों में होगी। अब तक आ जाना चाहिए था, कुछ तकनीकी कारणों से थोड़ा सा 2-3 दिन का डिले हो गया। तो आपको ये 5-6 सितंबर के आसपास आपके हाथ में पहुंच सकती है। इसमें प्रागैतिहासिक काल से शुरू किया है और भारत की आजादी के बाद तक गए हैं। हर टॉपिक से 3-4 प्रश्न हैं, हर टॉपिक से। प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, वैदिक, ऐसे आगे आप देखेंगे 16 महाजनपद, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर, फिर गुप्त काल, फिर दक्षिण भारत, हर्ष, अरबों का आगमन, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बैमनी, शिवाजी, मुगल कल्चर। मतलब हर टॉपिक से 3-3, 4-4 प्रश्न हैं। 125 प्रश्न हैं। तो आप ये देखिएगा एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में वो बराबर डिफाइंड है। 42, 42, 43 प्रश्न ऐसे करके वो डिफाइन किया गया है कि सब में बराबर प्रश्न रहें, कहीं भी असंतुलन ना हो, हर टॉपिक को कवर कर लिया जाए। तो इच्छुक छात्र, मतलब ध्यान दीजिएगा, इसमें एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो ये हमारी अमृतवाणी के नाम से आ रही है। पाठ्यक्रम के सभी अध्याय शामिल हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। कोई भी टॉपिक जो आपके सिलेबस का है वो छोड़ा नहीं गया है किसी भी प्रश्न पत्र में। हर प्रश्न पत्र में हर टॉपिक से 3-4 प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। तो फिलहाल आप चाहें तो इस पुस्तिका को भी मंगा सकते हैं। और अब बारी है, चूंकि अभी आपने हड़प्पा हमारे साथ लगभग खत्म किया है, रिवाइज किया है, और मैंने कई बार चीजों को डिस्कशन किया था, तो मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अब हड़प्पा के कुछ कठिनतम प्रश्नों को जल्दी से रिवाइव कर लेते हैं। आज का सेशन फिर इसके बाद हम लोगों का समाप्त हो जाएगा और कल से जैसा आप कहेंगे वैसा, चाहे वो यूरोपियों का आगमन चाहे अरबों का आगमन, जहां से कहेंगे वो पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। कालीबंगा को दीनहीन नगर की संज्ञा दी गई है। बहुत फास्ट ट्रैक चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अधिकांश भवन निर्माण कच्ची ईंटों के। बड़ावली को समृद्ध लोगों का नगर कहा गया, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों कथन सही हैं। तो अब ये कह रहा है कि ये बताइए कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सत्य हैं, तदनुसार बी वाला जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जिसकी जो नगर योजना है स्टार शेप्ड पैटर्न, तारांकित पद्धति पर आधारित है, आपने पढ़ा है, और वो है बड़ावली। क्योंकि इसकी सड़कें समकोण पर नहीं काटती, तो ये तारांकित पद्धति का जो कॉन्सेप्ट है वो है कहां पे?
बड़ावली में है। आगे देखिएगा वो मटर और तिल की खेती के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, मटर और तिल की खेती के साक्ष्य और चावल के दानों के साक्ष्य। क्रमशः 2 प्रश्न इसमें समाहित है। मटर और तिल की खेती मैंने आपको बताया था हड़प्पा है और चावल के दाने लोथल हैं, तो तद अनुसार यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, सरसों और चना कालीबंगा से है, बड़ावली से जौ है। तो मुझे लगता है हड़प्पा में आपने इतना पढ़ लिया है कि अब बहुत कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरा इरादा तो अपना जो व्यक्तिगत था वो वैदिक काल फिर धार्मिक आंदोलन इस तरह चलने का था, लेकिन ठीक है, हम लोग मेडिवल और मॉडर्न का जो पोर्शन है, कम से कम आपको चीजों को मॉडर्न में थोड़ा सा टेक्निकल डेट्स याद करने में दिक्कत आती है, बहुत अच्छे से हम करा देंगे, आप घबराइएगा नहीं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, वो कह रहे हैं कि दुर्ग जो है, दुर्ग के बारे में बात हो रही, लोथल की बात हो रही है, जिसका नगर दुर्ग और निम्न शहर ईंट की एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा है। बताया था मैंने नगर नियोजन में। और एक नगर ऐसा है जिसका दुर्ग टीला और नगर टीला अलग अलग पृथक पृथक दीवार से घिरा है, तो वो आपको पता है और बताने की जरूरत नहीं है, वो कालीबंगा है। कई बार ये पूछा है 3 खंडों में नगर योजना किसकी है, वो धौलावीरा की है, पता है। और योगी की त्रिमुखी आकृति जो है, जिसको पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, तो पशुपति शिव का जो कॉन्सेप्ट है वो मोहनजोदड़ो से है, आपको पता है। नटराज की आद्य संकल्पना कहां से मिली है, वो हड़प्पा से मिली है, आपको ये भी पता है। इतना फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर आपके लिए बस चीजों को खटाखट आपको फास्ट ट्रैक जल्दी से याद आना चाहिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिले हैं उनमें कितने प्रकोष्ठ हैं, ऑप्शन आपके सामने है, देखकर मुझे बता दीजिएगा। और ये 12 और 27 है। ये हड़प्पा में 12 है और मोहनजोदड़ो में 27 है। मुझे उम्मीद है चीजों को आप फटाफट रिकॉल कर ले रहे होंगे। और इसको देख लीजिएगा, हड़प्पा वासी लिंग और योनि की पूजा करते थे। हाँ, इस बात की संकल्पना है। दुर्गा और काली की पूजा करते थे, ये बात गलत है। मात्र देवी की पूजा करते थे, लेकिन दुर्गा और काली की पूजा के स्पष्ट संकेत हमारे पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जीव की पूजा, जैव पूजा की संकल्पना प्रचलित थी, हाँ ठीक है। और प्रकृति पूजक थे, इस तरह की बात हमारे पास नहीं है कि आकाश पृथ्वी और प्रकृति प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। प्रकृति पूजा आप देखेंगे वैदिक काल में है। तो तदनुसार यहाँ पे 1 और 3 सही है, और यहाँ पर सही पूछ रहा है तो कौन कौन सा कथन, असत्य कथन पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, असत्य कथन पूछ रहा है। यहाँ पर ये देखिएगा, असत्य कथन गलत पूछ रहा है, तो गलत है 2 और 4। तो देखिएगा फिर यहाँ पर डी आ जाएगा। यही थोड़ा सा ध्यान देना होता है परीक्षा भवन में कि ऊपर देखिए वो क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है सही उत्तर चुनिए। तो सही का मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ से देखें फिर ये भूल जाएं। असत्य पूछ रहा है तो तद अनुसार सही विकल्प आएगा 2 और 4। 2 और 4 असत्य है, ठीक है, बढ़िया बात है। और आगे देखिएगा, हड़प्पा के भवन निर्माण में एक विशिष्ट विशेषता है, वो क्या है कि वो सड़क की तरफ का अग्रभाग भाव शून्य है, क्योंकि घरों में प्रवेश सकरी गलियों से होता था, जो कि मुख्य सड़क होती है उससे जुड़ती थी, संपूर्ण बनाती थी। बिल्कुल ठीक बात है। हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है, सती प्रथा का प्रचलन नहीं है, तो ए सही है, आर गलत है। अब ये कहा जाए कि सर युगल समाधियां हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था लोथल के संदर्भ में, मैंने आपसे बात करी थी कि वहां पर अब कल ही डिस्कस किया है मैंने कि किस विद्वान ने बताया है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य हैं। ये विद्वान का नाम आपको बताना है, क्योंकि मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। तो फिलहाल आज कितना रिवाइव कर पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो भी विकल्प आ रहा है। तो आगे देखिएगा, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स या फिर प्रतिच्छेदी वृत्त अलंकरण, तो बताने की जरूरत नहीं है, वो टाइल्स की संकल्पना का प्रारंभिक स्वरूप है, वो बताने की जरूरत नहीं, कई बार प्रश्न आया है, और वो कालीबंगा है। एकमात्र ऐसा है सड़कों को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा। टाइल्स में जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी, वो कालीबंगा। ध्यान दीजिएगा, तंदूर के चूल्हे का साक्ष्य वो कालीबंगा, निचला नगर की घेरेबंदी वो कालीबंगा, एक पल्ले के किवाड़ वो कालीबंगा, तीसरी राजधानी वो कालीबंगा, दिनहीन नगरी वो कालीबंगा। मतलब बहुत कुछ है, याद रखिएगा। अब इतनी फास्ट ट्रैक में इसलिए करा रहा हूं कि अब आपको चीजें जल्दी जल्दी याद आ जाए। अब वक्राकार ईंटें और कुछ ईंटों पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान है, बताने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ क्लियर है। चौंदड़ो, आगे कहीं कुछ देखना ही नहीं है सर, आगे कुछ भी नहीं देखना है।
21वां प्रश्न देखिएगा, गधे का कंकाल। मैंने बहुत कुछ बताया था, गधे का कंकाल पढ़ाया अभी मैंने, हड़प्पा में है। घोड़े का कंकाल कहाँ पे है? सुरकोटदा में है। ऊंट का कंकाल कहाँ पे है? सर कालीबंगा में है। और गंडे और बारहसिंगे का चित्रांकन वो आमरी में है। दो तो 3 1 4 2 तदनुसार जो भी विकल्प है आप चुन सकते हैं। और फिर एक बार मैं विनम्रता पूर्वक अपने नए छात्रों को ये बात सूचित करना चाहता हूं कि हम लोगों के ये प्रैक्टिस सेट अमृत संजीवनी के नाम से है। एंशियंट हिस्ट्री का 3000 प्रश्नों का संकलन है। 3000 प्रश्नों का संकलन कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ प्रागैतिहासिक काल से राजपूत काल तक। और फिर दूसरा हमारा अमृत गंगा है, अरबों के आगमन से शुरू होता है और परवर्ती मुगलों तक 2500 प्रश्न। 2500 प्रश्न ये ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद ये अरबों के आगमन से परवर्ती मुगल तक, फिर यूरोपियों के आगमन से भारत की आजादी के बाद तक, अमृत मंजरी मॉडर्न इंडिया, अमृत मंजरी मॉडर्न इंडिया। ये 3 जो पुस्तकें हैं आपकी 7500 प्रश्नों का एकदम एग्जाम ओरिएंटेड संकलन है। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। और अपनी बात को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, जो नए छात्र अभी जुड़ रहे हैं, हम लोगों का एनसीईआरटी के प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए एक नई पुस्तिका आ रही है, अमृतवाणी। पाठ्यक्रम के सभी अध्याय शामिल हैं आपके सिलेबस में जो भी दिया हुआ है। और इसमें 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज है। ये 20 प्रैक्टिस सेट हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुल 2500 प्रश्नों का संकलन है। तो फिलहाल आप चाहें तो कोई भी जिन्होंने जरूरत है रिवीजन के लिए, और एलटी विशेष तौर पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं पर आपके लिए ये ध्यान देना होगा। एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। क्लास 12 की कम से कम एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की, नई वाली और पुरानी वाली। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी को भी कवर करवा दें। सारी एनसीईआरटी कवर नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसके बाद भी अभी एक व्यवस्था मेरी ये बन रही है कि एक और प्रैक्टिस सेट नए प्रश्नों के साथ आपको शामिल करवा दिया जाए। तो अभी 20 प्रैक्टिस सेट ये चुनिंदा आपको दिए जा रहे हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं कोई भी। इस प्रश्न को मैंने डिस्कस कर दिया है। गधे का कंकाल हड़प्पा है, घोड़े का सुरकोटदा है, ऊंट का कालीबंगा है, और गैंडे और बारहसिंगे का चित्रांकन आमरी से है। और यहाँ पर तदनुसार जो भी विकल्प आ रहा है आप उसे चुन सकते हैं। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप बड़ी धैर्य के साथ बैठे रहे, कम से कम अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, हमसे जुड़े रहें। और कल हम लोग जैसा आप कहेंगे, या तो अरबों के आगमन से शुरू करते हैं प्रैक्टिस आपकी, या फिर यूरोपियों के आगमन से शुरू करते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा करते हैं। आज हम फिलहाल विदा ले रहे हैं और मुझे विदा दीजिए। कल मिलते हैं 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला में। तो आज विदा रहे, धन्यवाद, नमस्कार।